नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय चित्रकला के उस काल के विषय में जानेंगे जहाँ पर चित्रकला दरबारों से निकलकर सीधे जन सामान्य की गोद में खेलने लगती है या उससे संबंधित विषय चित्रों में दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, आज हम पटना स्कूल या पटना शैली या कंपनी शैली के विषय में जानेंगे। अब तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। अब हम पटना शैली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में जानेंगे। मुगल साम्राज्य जब कमज़ोर होता है, धीरे धीरे कलाकार दरबार छोड़कर इधर उधर भटकते हुए मुर्शिदाबाद और दिल्ली जैसे स्थानों पर आते हैं, वहाँ बस जाते हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद में भी जब राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, तब वो निकल कर पटना आते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे कलाकारों के कई मोहल्ले बस जाते हैं। पटना इस समय का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर अंग्रेज और भारतीय रईस आते थे और ये लोग चित्रों को खरीद कर अपने साथ ले जाते थे। इसलिए यहाँ पर कलाकारों को आजीविका के लिए उचित स्थान लगा, इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे बसने लगे। अब यह शैली जो है मध्यकालीन भारतीय कला और आधुनिक कला के बीच की एक कड़ी है, जिसके माध्यम से हम इस लंबे वक्त के विषय में जानते हैं या हमें जानकारी प्राप्त होती है। मुगल जो शैली थी, मुगल शैली ये जो है राजाओं की इच्छाओं पर डिपेंड करती थी, किस पे? राजा की। और जबकि जो पटना शैली है, पटना शैली ये जो है जन सामान्य से संबंधित विषयों को लेकर ये पनपी है। ये दोनों शैलियों में विशेष अंतर है। ये पहला ऐसा भारतीय कला के इतिहास में एक समय आया था जब कलाकार दरबारी आश्रय से स्वयं मुक्त हो पाए थे और वो स्वतंत्र होकर चित्रण अपना प्रारंभ कर रहे थे। अब हम पटना शैली का परिचय और नामकरण के विषय में जानेंगे। इस शैली का अगर हम समय को देखें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुई। अब इसका नाम कंपनी शैली इसका नाम आता है। तो कंपनी शैली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके संरक्षक अधिकतर कंपनी के लोग हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, अधिकारी थे। इसलिए इसको कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसको फिरका शैली भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे सेटों के में चित्र इनके बिकते थे, उसको फिरका बोलते थे। इसलिए इस शैली को फिरका शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये शैली मुख्य रूप से पटना में पनपी और इसका यह प्रमुख केंद्र थी, इसलिए ये नाम ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है। इसीलिए पटना शैली वाला नाम अत्यधिक प्रचलित है। इसके अलावा इस शैली को कंपनी शैली और फिरका चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली की खोज जो है पीसी मानक ने 1943 में की थी। अब हम विषय वस्तु के विषय में देखेंगे। तो पटना शैली जो है इसकी विषय वस्तु है दैनिक जीवन की जैसे घटनाएं, मछली वाली, दर्जी, कसाई, साधु, चक्की चलाने वाले आदि विषयों को चित्रित किया गया है। इसके अलावा पर्व और उत्सवों में जो है होली, मुहर्रम, शादी के जुलूस आदि से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। प्राकृतिक चित्रण में क्या क्या बनाया गया है? गंगा के घाट बनाए गए हैं, पशु पक्षी बनाए गए, और पशु पक्षी चित्रण भी लालचंद्र और गोपाल चंद्र विशेष तौर पे जाने जाते हैं। इसके अलावा इसकी एक बड़ी विशेषता है, वो क्या है? जन साधारण से संबंधित जो चित्र हैं वो जो है इस शैली में बनाए गए हैं। इससे पहले जो भारतीय चित्रकला रही है वो राजसी विलासिता को दर्शाती है। चाहे मुगल हो, चाहे अन्य भारतीय शैलियाँ रही हों, उनमें राजा की अभिरुचियाँ ही दिखाई दी हैं, कुछ एक शैलियों को छोड़कर। यहाँ पर ये पहली ऐसी शैली थी जिसमें कलाकार स्वतंत्र होकर चित्रण करने लगा। उसको राजाओं की अपेक्षा समाज के उच्च वर्ग ने संरक्षण प्रदान किया। अब हम तकनीकी विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो एक कजली स्याही ये क्या है? ये पटना शैली की एक बहुत बड़ी विशेषता है और ये अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इसमें क्या होता था? पेंसिल से रेखांकन नहीं किया जाता था,
बल्कि ब्रश से सीधे रेखांकन किया जाता था। इसको कहते थे कजली स्याही। फिर है छाया प्रकाश। ये जो है यूरोपीय चित्रण के प्रभाव से यहाँ पर आया था। यह यूरोप के प्रभाव के कारण चेहरों पर सजीवता लाने के लिए जो शेडिंग की जाती थी, उससे उसमें 3D प्रभाव दिखने लगता था। इसके अलावा यहाँ धरातल पर चीन नेपाल से बने हुए हाथ के कागज प्रयुक्त किए जाते थे और हाथी दांत और अभ्रक का भी चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। रंग जो है अधिकतर खनिज रंग और वनस्पति रंगों का प्रयोग किया जाता था, जो कलाकार स्वयं बनाते थे। इसके अलावा जो मार्केट से उपलब्ध जल रंग थे, उनका भी प्रयोग किया गया। अब हम पटना शैली के सौंदर्य शास्त्र और शैली के तत्वों पर प्रकाश डालेंगे। तो पहला हम देखेंगे पॉइंट यथार्थवाद। तो यह शैली जो है यथार्थवाद को समर्पित थी। इसमें जैसे देखते थे कलाकार वैसा बनाने का प्रयास करते थे, जबकि मुगल शैली जो है आदर्शवाद पर आधारित थी। अधिकतर इसमें काल्पनिक विषय भी जोड़े गए थे, जबकि यहाँ पर जो देखा गया वही बनाया गया। यहाँ पर रेखाएं कोमल होती थी और कलाकार बहुत सूक्ष्म रेखांकन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रेखाओं के द्वारा गहराई अर्थात 3D प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि इनके चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव भी पड़ा और यहाँ की रेखाएं थोड़ी मोटी भी हैं। इसके अलावा रंग योजना की जब बात की जाए तो यहाँ पर धूमिल रंगों और मिट्टी के रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इनकी ये जो है पर्दाज के द्वारा गहराई या पर्सपेक्टिव दिखाने का प्रयास करते थे, जो यूरोपीय चित्रों के माध्यम से इनमें आई। अब हम प्रमुख चित्रकारों के विषय में बात करेंगे। तो प्रमुख चित्रकार हैं सेवकराम। ये बाजार के दृश्यों को बनाने के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। दूसरे हैं हुलास लाल। ये बनारस शैली का प्रभाव है। इन्होंने लिथोप्रेस जो है स्थापित किया था। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने लिथोप्रेस की स्थापना की, तो हमें बताना पड़ेगा हुलास लाल। ये मेरा क्वेश्चन जो है पटना शैली के संदर्भ में था। फिर शिवलाल और शिवदयाल जो है इन्होंने अपने स्टूडियो स्थापित किए। और इसके अलावा झुमकलाल और फकीर चंद ये भी प्रमुख कलाकार। ईश्वरी प्रसाद जो है इस शैली के अंतिम चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने बंगाल कला विद्यालय में अध्यापन भी किया था। पटना शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के भी विषय में जानेंगे। किस शैली को फिरका कहा जाता है? तो पटना शैली को जो है फिरका शैली के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर पटना शैली सही होगा। फिर है पटना शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ था या कहाँ कहाँ थे? तो पटना शैली के प्रमुख केंद्र जो है लोदीपुर, दीवान मोहल्ला और गुलामपुरा में थे। ये पटना शहर के कुछ मोहल्ले थे जहाँ पर पटना शैली से संबंधित चित्रों के निर्माण हुआ करते थे। अभ्रक पर चित्रण किस शैली की देन है? तो पटना या कंपनी शैली के चित्रकार थे, वो अभ्रक और हाथी दांत पर भी चित्रण करते थे। एक शिवलाल चित्रकार हुए हैं। कौन से शिवलाल? शिवलाल चित्रकार हुए हैं। उन्होंने जो है हाथी दांत पर बहुत अच्छा काम किया है। अभ्रक के अलावा हाथी दांत पे भी यहाँ काम हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है किस चित्रकार ने पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया है? तो दो चित्रकारों के नाम आते हैं। पहला है लालचंद्र, दूसरा है गोपाल चंद। इन दोनों कलाकारों को इस शैली यहाँ पर पक्षियों के चित्रण के लिए विशेष तौर पे जाना जाता है। फिर है पटना शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन है। यहाँ पर पटना शैली का चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय। इसके अलावा पटना कॉलेज, पटना म्यूजियम जो है वहाँ पर भी इससे संबंधित चित्र संग्रहित हैं। इसके अलावा पटना स्कूल ऑफ आर्ट या पटना कला विद्यालय, पटना कला विद्यालय ने इस शैली के इतिहास और चित्रों के संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम निष्कर्ष अगर निकालें, पूरे डिस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन लिखना है और हमें निष्कर्ष देखना है तो हमें मिलेगा।
हम देखेंगे पटना शैली जब उत्पन्न हुई उससे पहले राजाओं की इच्छा, उनकी अभिरुचियां के अनुसार ही चित्र बनते थे और धार्मिक प्रभाव वाले चित्र ही बने। कहीं पर जन सामान्य को चित्रण में जगह नहीं दी गई, लेकिन पटना शैली में सर्वप्रथम जन सामान्य से संबंधित विषयों को चित्रित किया गया। कौन से विषय? जन सामान्य, जन या जन साधारण से संबंधित विषयों को चित्रित किया गया। लेकिन समय के आघात और फोटोकॉपी के चलन ने और धीरे धीरे पटना की आर्थिक स्थिति ने इस शैली की पतन की तरफ उन्मुख कर दिया। परंतु इस शैली ने भारतीय चित्रकला, आधुनिक चित्रकला की एक सुदृढ़ नींव बनाने का काम किया। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।